वेलकम टू इंडिया रिवाइवल मिशन, अ प्रीमियर प्रेजेंटेशन ऑफ टाइम्स नेटवर्क। हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान है। उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन टाइम्स नेटवर्क एंड इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। ये हमारी खास पेशकश है इंडिया रिवाइवल मिशन, जिसमें हम बात करते हैं भारत को रिवाइव करके आगे किस तरह से बढ़ाया जाए उस बारे में, और साथ ही जो कई कदम सरकार ने उठाए हैं, जो रिफॉर्म्स सरकार ने खासकर इस कोविड के समय में किए हैं, उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा जो इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। जो एग्री रिफॉर्म्स सरकार ने किए हैं, और ये काफी समय से अपेक्षित थे, इसकी जरूरत भी थी देश को, लेकिन कहीं ना कहीं जो किसान है उनके साथ वो तालमेल बैठ नहीं पा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात ये कि हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिफॉर्म किए हैं वो कृषि विकास में किसानों का भला करने वाले रिफॉर्म किए हैं। हम लोग इस देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान को केंद्र बिंदु मानकर उसकी जो आज की स्थिति है उसको बदलना चाहते हैं। आज पहली बात आप देखिए कि किसान के इसमें उसकी समस्या क्या है। पहली बात है कि किसान को उसकी जो एक्सपेंडिचर कॉस्ट है, प्रोडक्शन मूल्य है, उसमें बिजली के कारण, डीजल के कारण, बाकी खर्चों के कारण ये बढ़ते जा रहा है, और किसान को जो बाजार मूल्य मिल रहा है, मार्केट वैल्यू, वो बहुत कम है, उसकी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन नहीं के बराबर है, और यही किसान की सबसे बड़ी समस्या है। तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि किसान के प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है ना, एक्सपेंडिचर कॉस्ट को पर एकड़ कम करना, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उत्पादन को बढ़ाना, और इससे उसको अच्छा भाव दिलाना, तो ही किसान का भला हो सकता है। पहली बात, ये जो एमएसपी के बारे में चर्चा हो रही, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा कृषि मूल्य आयोग है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। दिल्ली में इसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, कार्यालय है, और वहां हर क्रॉप का, गेहूं, चावल, गन्ना, जो भी कुछ है, इसकी एमएसपी, मिनिमम सिक्योर्ड प्राइस, जब तय होती है तो इसका अध्ययन किया जाता है कि 1 एकड़ में लेबर कितना लगता है, डीजल कितना लगता है, पानी कितना लगता है, इसके साथ सब प्रकार का जितना मेहनत होती है उस खर्चे को काउंट करने के बाद उसका उत्पादन मूल्य में फिर 10-15%, 20% प्रॉफिट ऐड करके उसका मूल्य तय होता है, और उसके आधार पर फिर कीमत तय होती है। फिर ये कीमत जो होती है, ये नीति आयोग में इसके बारे में अध्ययन होता है, और नीति आयोग और कृषि मूल्य आयोग दोनों मिलकर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ बैठकर फाइनल करके वो कैबिनेट नोट निकालते हैं, जो वित्त मंत्रालय से लेकर सभी प्रमुख मंत्रालय का उस पर ओपिनियन लेकर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट के मीटिंग में फिर हम लोग एग्रीकल्चर प्राइस को डिक्लेयर करते हैं, मंजूर करते हैं। अब ये जो मंजूर करते हैं, इसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है, और ये कानून जैसा है, और फिर सरकार पर बंधन है कि ये जो एमएसपी है, अगर मार्केट की प्राइस अगर किसी कारणवश अगर एमएसपी से नीचे चली गई, तो उस मूल्य में उस कृषि माल को खरीदना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार के सहयोग से हम खरीदते हैं, और अनेक बार हमने खरीदी किया, और बाद में जो डिफरेंस होता है वो डायरेक्ट किसानों के बैंक अकाउंट में हमने जमा भी किया है। तो पहली बात, एमएसपी को ना कोई बदल सकता है। हमारी सरकार ने 6 साल में हर साल एमएसपी बढ़ाई है, और हम लोग एमएसपी बदलने का कारण है, उसकी गारंटी हमने दी है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है, वो प्राइस और हमारे मार्केट प्राइस, इसमें एमएसपी की कीमत जो है वो दोनों प्राइस की तुलना में ज्यादा है, उनकी प्राइसेस कम हुई है। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड मार्केट में शुगर की प्राइस 22 रुपए किलो है, और हमने गन्ने का भाव 34 रुपए किलो शुगर की प्राइस पकड़ के दिया है, और इसलिए मिसमैच हो रहा है, और इसलिए हमारे पास शुगर सरप्लस है, और हम भाव भी कम नहीं कर सकते। तो हमने पिछले साल 10 रुपए किलो की सब्सिडी शुगर में दी, और 6000 करोड़ रुपए खर्चा किए, और 60 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट की। और इस बार अभी कैबिनेट में हमने 6 रुपए किलो की सब्सिडी दी है शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारे देश में 120 लाख टन का स्टॉक शुरुआत में ही शुगर फैक्ट्री शुरू होने के पहले है। शुगर फैक्ट्री 6 महीने चलती है, और ये स्टॉक अगर होगा तो ये शुगर सरप्लस। अब हमारे पास राइस में 280 लाख टन का स्टॉक हमारे गोडाउन में पड़ा है। अब हमारे पूरे वर्ल्ड को हम राइस दे सकते हैं, इतना राइस है।
अब नेचुरली राइस की प्राइसेस कम हो गई और जो हमारी इंटरनेशनल प्राइस और हमारी जो मार्केट प्राइस है उसके तुलना में राइस की कीमत कम हो गई। कॉर्न में हमने एमएसपी 1700 रुपए रखी है और बाजार का मूल्य 1100 रुपए है, तो वो भी एमएसपी से नीचे चला गया है, तो किसान में अस्वस्थता है। तो सरकार ने ये गारंटी दी है कि आपकी एमएसपी जो मिनिमम प्राइस है हम सिक्योर करेंगे चाहे जो भी हो। इसमें सरकार बदलने का कोई कारण नहीं, ना सरकार बदल सकती है। अगर कल कोर्ट में जाएगा तो ये माल खरीदना सरकार की जिम्मेदारी है और इसलिए एमएसपी बदलने का कोई सवाल नहीं उठता। अब हमने इसमें यह किया है कि इसी के लिए हमारे देश में 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट होता है क्रूड ऑयल का, और मैं आप जानते होंगे पिछले 12-15 साल से मैं लगातार इस बात की बात रख रहा हूं कि भाई हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर की तरफ जाए। जैसे आज हमारे देश में 90,000 करोड़ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, तो हमारे देश में हम लोग चावल के बजाय, मक्के के बजाय हम लोग तेल बिया को लगाए, ताकि हमारे देश में अब तेल बिया में हमको ऐसी सीड ढूंढनी पड़ेगी जिसका पर एकड़ प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है, और हम देश खाद्य तेल में देश को हम स्वयं पूर्ण करना है, तो क्रॉप पैटर्न बदलना होगा। फिर दूसरा हमने ये कहा कि 1 टन राइस से 480 लीटर इथेनॉल बनता है, 1 टन कॉर्न से 380 लीटर बनता है, और शुगर कैन से मोलाइसिस से इथेनॉल बनता है। अब हमने कहा कि बी हेवी मोलाइसिस करिए, यानी जो 11% शुगर निकलती थी इसके बजाय 3% शुगर मोलाइसिस में डाल दीजिए, तो 4 के बजाय 7% मोलाइसिस होगा, तो शुगर उतना प्रोडक्शन कम होगा, ताकि वो इम्बैलेंस दूर हो। और फिर बीएवी मोलाइस से हम लोग इथेनॉल बनाए, मोलाइसिस से इथेनॉल बनाए, और अब लाया कि शुगर कैन जूस से भी इथेनॉल बनाए, कॉर्न से इथेनॉल बनाए, और राइस कट से या राइस से भी इथेनॉल बनाए। अब ये वायबल है। अब इसमें हम लोग 8 लाख करोड़ का जो क्रूड ऑयल है उसमें 2 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी बना सकते हैं। अब हमारे पास इसमें जगह है, हम केवल 400 करोड़ लीटर इथेनॉल हमको मिलता है। अब पेट्रोल में अगर टोटल हमको 22% अगर डालने के लिए हमने निर्णय किया है, 10% तक हमको जाना था, तो 22% डालने में हमको 1600 करोड़ इथेनॉल लगता है। फिर हमने ये भी अब प्रक्रिया पूरी की है कि डीजल में 10% डाल सकते हैं, तो वो कम से कम 4000 करोड़ लीटर उसमें जा सकता है, क्योंकि डीजल की खपत ज्यादा है। फिर हमने इथेनॉल पर चलने वाली बाइक टीवीएस और बजाज के अब लॉन्च हुए और इथेनॉल के पंप दे रहे हैं, तो हमारे देश में, और फ्लेक्स इंजन, ये जो टोयोटो, होंडा, बीएमडब्ल्यू से सब जो गाड़ियां ब्राजील, कनाडा और यूएसए में है, इनको यही फ्लेक्स इंजन है, कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता, यही प्राइस में वो दे सकते हैं। उसमें अल्टरनेटिव ये है कि 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। इथेनॉल का मैक्सिमम रेट 65 रुपीज पर लीटर है और पेट्रोल का 85 रुपीज है, तो ये ग्रीन फ्यूल है, पेट्रोल से अच्छा है। तो नेचुरली ये करने से 20,000 करोड़ की इकोनॉमी को 2 लाख करोड़ के अगर हम बनाएंगे, तो ये सरप्लस चावल, सरप्लस कॉर्न, सरप्लस शुगर, इसका रूपांतर इथेनॉल में करेंगे तो 1 लाख करोड़ किसानों के जेब में जाएंगे। वो नीति हमारी सरकार ने की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय इथेनॉल शुरू हुआ था, यूपीए सरकार में बंद हुआ था, हमने फिर उसको 5 साल की गारंटी दी कि इथेनॉल बनाएंगे। तो पहली बार गलतफहमी लोगों के मन में है, और अगर आप अनुमति दे तो दूसरे भी जो आक्षेप है उसका मैं जवाब दे दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो, ये कह रहे हैं कि हमने मंडी में माल बेचने के बारे में, पुराने स्थिति में था कि मंडी में ही माल बेचना मैंडेटरी था, किसान अपना माल बाहर बेच नहीं सकता। अब मुझे बताइए ये कौन सा न्याय है? आप फार्मेसी के दुकान में जाओ, दवाई की कीमत दवाई वाला बताएगा। आप विमान में बैठो, हवाई जहाज में, तो उसकी कीमत हवाई जहाज की कंपनी बताएगी। आप रेलवे में जाओ, रेलवे के टिकट रेलवे बताएगी। आप कपड़े के दुकान में जाओ, साड़ी और कपड़े की कीमत करेगा। आप रेस्टोरेंट में जाओ, चाय और नाश्ता करो, उसका बिल वो लगाएगा अपने हिसाब से। और हमारे यहाँ किसान की प्राइस तय करने का, उसमें उत्पादन की कीमत तय करने का उसको अधिकार नहीं, वो बिचौलिया, दलाल और व्यापारी तय करेगा। ये कौन सा न्याय है? अब मुझे बताइए कि हमें अगर मार्केट से ज्यादा प्राइस अगर बाहर मिलती है तो क्या हमें बेचने का अधिकार किसानों को नहीं? मैं किसान हूं, अब मेरे यहाँ सब्जी होती है, आप नागपुर में तो आपके कैमरामैन को भेजिए, मैं हमारे यहाँ प्रताप नगर चौक में एक किसान बाजार है, उसमें अपनी सब्जी बेचता हूं, तो मुझे मार्केट से 5 से 10 रुपए किलो ज्यादा रेट मिलता है, और जो मंडी में जाकर मेरा 8% बिचौलियों दलाल को देना पड़ता था वो भी बच जाता है, तो मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो जब मुझे ज्यादा पैसा मिल रहा है तो मुझे जबरदस्ती करके मैं मार्केट में ही बेचूं,
ये किसान का हित है कि अहित है? तो हमने तो किसान का हित किया है। दूसरी बात बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अभी मेरे यहाँ किसानों ने, हमारे यहाँ विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। अब मुझे बताइए, उसके पास वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, उसके पास बीज के लिए पैसे नहीं, पानी के लिए पैसे नहीं, खाद के लिए पैसे नहीं, जमीन तैयार करने के लिए पैसे नहीं। तो कोई दूसरा किसान आके बोलता है कि मैं तुम्हारी जमीन भी तैयार करूंगा ट्रैक्टर से, बीज भी लाऊंगा, खाद भी दूंगा, पानी भी दूंगा, और जो इनकम निकलेगा वो आधा तुम्हारा होगा प्रॉफिट, आधा मेरा होगा खर्चा निकाल के। या बोलता है मैं 15,000 20,000 रुपए एकड़ डायरेक्ट तुमको दे दूंगा, जो होगा सो मेरा होगा। तो मुझे बताइए, इसमें किसान, जो किसान के पास वर्किंग कैपिटल का इरोजन हुआ है, कोई पैसा नहीं है, जमीन बंजर पड़ी हुई है, इस बहाने उसको लाख 1.5 लाख मिलके उसको सर्वाइवल हो रहा है, तो उसमें क्या गलत बात है? क्या एक इंडस्ट्री बंद पड़ती, दूसरी टेक ओवर करती, फिर वो चलने लगती है, लोगों के रोजगार सुरक्षित हो जाते हैं, बैंक का कर्जा मिल जाता है, तो इसमें क्या ये क्या कहाँ अंबानी और कहाँ अडानी और क्या बातें, गलत बातें बोल रहे हैं। ओला और उबर के टैक्सी में, हम टैक्सी में बैठे, एक आधा घंटे के लिए 20 मिनट के लिए बिल दिया, तो क्या हम मालिक बन जाते क्या? रेवेन्यू रिकॉर्ड तो उसी के नाम का है, वो केवल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना ही है। अभी आपको तो पंजाब में पेप्सी ने पोटैटो लगाए थे। अभी मैकडोनाल्ड का उदाहरण बताता हूँ, वो एक विशिष्ट प्रकार का गेहूं लेते हैं, वो देते हैं लोगों को, सीड भी देते हैं, टमाटर भी लेते हैं, और वो पोटैटो भी लगाने के लिए देते हैं, और मार्केट से 5 रुपए 6 रुपए ज्यादा प्राइस देके वो खरीदते हैं। तो उनका स्पेशल है, उन्हें अपनी क्वालिटी का स्टैंडर्ड पक्का किया है कि ऐसे ही वो जो उनका बर्गर बनता है ऐसे ही बनेगा। तो नेचुरली वो उसी क्वालिटी की पोटैटो को यूज करते हैं, तो किसान को ज्यादा भाव मिलता है। तो मुझे बताया, मंडी में जाएंगे तो समझो आलू का भाव 20 रुपए किलो है, और मैकडोनाल्ड में लेगा तो समझो 30 रुपए किलो लेता है। तो कल ये मैकडोनाल्ड को आलू नहीं बेचना, 20 रुपए किलो में वहां बेचना, ये कौन सा न्याय है? क्या किसान, क्या संवाद में कोई दिक्कत हुई है क्या? क्योंकि ये सारे जो पॉजिटिव्स हैं, ना सिर्फ भारत में, इंटरनेशनल मीडिया में भी इन रिफॉर्म्स की काफी तारीफ हुई है, लेकिन कहीं, जो मैंने पहले भी पूछा था, कि किसानों के साथ संवाद में कहीं गैप है, वो ये चीज समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये जो ऑपोजिशन का एजेंडा है, जैसे आप भी बोल रहे थे, वो अभी तक सक्सीड क्यों हुआ है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तोमर जी ने उनको कहा कि तीनों एक्ट को एक एक कलम वाइज टीवी पर ऐसा सामने प्रेजेंटेशन देंगे, लैपटॉप पर आपकी भाषा में, हिंदी में देंगे लगे तो, एक एक कलम देखो, और जो किसानों पर अन्याय करने वाला हम बदलने के लिए तैयार है, हमें बताओ। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ये तीनों एक्ट में किसानों पर अन्याय करने वाला एक्ट का कौन सा कलम है? आप मुझे बताइए। मैं आंदोलन करने वाले किसानों को पूछता हूं, बताइए कौन सा कलम है? वो नहीं बताते, वो एक्ट खराब है। ऐसा कैसे होगा? देखो, जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है, और यह आंदोलन मिसअंडरस्टैंडिंग के आधार पर खड़ा है। और इसलिए किसान, एक बात जरूर है कि यह आंदोलन के बारे में आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए, और मैं नहीं मानता कि एक आंदोलन करने का किसानों का अधिकार भी है, और ये किसी जो आरोप किए गए, ऐसा किसी का कहना नहीं है कि ये नक्सलवादियों का है या खलिस्तानवादियों का है। एक बात जरूर है, हमारे विदर्भ में, नागपुर के पास, नक्सलवादियों को सपोर्ट करने वाला एक पकड़ा गया आदमी, जिसका किसानों के साथ कोई संबंध नहीं, प्रोफेसर था, उसका फोटो वहां लगा। जिसने भारत के विरोधी भाषण दिया, एंटी नेशनल, उनके फोटो वहां लगे। तो मेरे समझ में नहीं आया कि किसान आंदोलन का इनके साथ क्या संबंध है। तब ध्यान में आया कि कुछ लोग, कुछ तत्व किसान के आंदोलन को बदनाम करने की, टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनसे किसानों ने, किसान संगठन ने और किसानों ने सावधान रहना चाहिए। उनका आंदोलन करने का अधिकार है, हम बातचीत के लिए तैयार है, और संवाद के द्वारा उनकी हर समस्या का जवाब देकर वो जो कुछ अच्छे सुझाव देंगे वो भी स्वीकारने के लिए तैयार है। यही हमारी भूमिका है। ये अच्छी बात है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी पूरी रख रहे हैं, और सरकार की तरफ से संकेत भी बार बार गया है। क्या थोड़ी निराशा हुई है, क्योंकि इतने सारे किसान यूनियन है, और कहीं ना कहीं उन्हीं में ऐसा लग रहा है कि एक जो सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट होना चाहिए था इस मामले को सुलझाने के लिए, वो यूनियन की तरफ से भी नहीं हो रहा है सारे किसानों के। देखिए, जब पार्लियामेंट में ये दोनों बिलें आई तो चर्चा हुई, सुझाव दिए, कुछ सुझाव स्वीकारे गए, फिर बिल पास हुए तो भी लोगों का विरोध था, पर चर्चा हुई। आज भी हम ओपन है, हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं तो वो भी आए, किसान संगठन है वो भी आए। तोमर जी ने कहा कि आप आइए, बैठिए, बात करिए,
और हम लोग देखो, हम लोग एक बात तो कन्विंस करें कि ये गलत चीज है इसमें। मैं जो आपको सवाल पूछ रहा हूँ थर्ड आदमी करके, चलो किसान का आंदोलन करने वाले हम सरकार है, आप मुझे बताइए कि ये कलम किसानों को अन्याय करने वाला है, गडकरी जी ये बदली है, आप बताइए, तो हम तैयार हैं, हम विचार करने के लिए तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और इसलिए संवाद होना चाहिए संगठन के साथ, और वह करने के लिए हम तैयार हैं। हम उनको समझाने के लिए भी तैयार है, और उन्होंने भी अच्छी कोई बात होगी तो मान्य करने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल सर, अब मैं और एक मुद्दे पर आपकी राय जानना चाहूंगा। ये जो कोविड के बाद इतना गंभीर लॉकडाउन हुआ था, उसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था काफी तेजी से बाहर निकली है। शायद इतनी उम्मीद हमने नहीं की थी, लेकिन जो लघु उद्योग हैं या फिर एसएमई और एमएसएमई सेक्टर हैं, और आप ही का मंत्रालय है, आप काफी नजर रखते हैं उस पर। अब जब उनसे आपकी बातचीत हो रही है, तो क्या वहां पर कुछ पहले के मुकाबले स्ट्रेस कम हुआ है? क्या वो ज्यादा आश्वस्त हैं सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसे लेकर और इकोनॉमिक रिकवरी को लेकर? देखिए, ये बात तो जरूर है कि कोविड के कारण हमारे लघु उद्योगों के लिए, माइक्रो इंडस्ट्री के लिए काफी संकट आया है और कुछ समस्या भी है, और सरकार ने इस संकट में पूरा साथ देने की कोशिश भी की है। ये इस 3 महीने के क्वार्टर में काफी, अभी भी हमारा जीडीपी चिंताजनक है, पर थोड़ा काफी उसमें उछाल भी दिख रहा है। मुझे लगता है कि कोविड की इस परिस्थिति में भी अभी धीरे धीरे इकोनॉमी हम लोग पटरी पर आ रही है, और निश्चित रूप से आएगी, और इस संकट से हम बाहर निकलेंगे। और इसमें एक बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि ये संकट केवल हमारे ऊपर नहीं है, विश्व के ऊपर है। और इस संकट में निकलने के लिए निगेटिविटी, फ्रस्ट्रेशन से दूर होकर पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ हम सबको आगे जाना होगा। भारत सरकार इस समय पूरे हमारे एमएसएमई, छोटे उद्योग, इनके साथ खड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, हम लोग उनको 3 लाख करोड़ का पैसा भी उनको दे रहे हैं। तो आने वाले समय में हम पूरी ताकत और शक्ति के साथ हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स इसको बढ़ा रहे हैं। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि टोटल देश के जीडीपी में हमारा 30% कंट्रीब्यूशन है। अब हमने तय किया कि हम वो 40% लेके जाएंगे। फिर हमारे देश का टोटल एक्सपोर्ट में 48% एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन है, हम उसको 60% करना चाहते हैं। अभी तक हमने 11 करोड़ जॉब क्रिएट किए हैं, हम 5 करोड़ नए जॉब क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे विलेज इंडस्ट्री, खादी, ग्रामोद्योग और हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इसका टर्नओवर करीब 80,000 करोड़ है, वो हम 2 साल में 5 लाख करोड़ करना चाहते हैं। और इसीलिए जो इथेनॉल की मैंने बात की, आज ही मैंने बात करके हमने तय करके एक योजना बना रहे हैं कि हम राइस, कॉर्न और शुगर केन जूस, मोलाइसेस, इससे इथेनॉल बनाने के लिए कम से कम 1000 यूनिट तुरंत देश में शुरू करेंगे। और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री 5 साल का लेने की गारंटी ले रही है। तो ये इसके कारण कम से कम देश में 30 से 40 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार भी क्रिएट होंगे, और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका जैसे स्टेट में, पंजाब, हरियाणा, एकदम नई स्थिति आएगी। काफी सबको, किसानों को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा। तो हम नए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इंपोर्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंपोर्ट कम करने के लिए यहाँ हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 4.5 लाख करोड़ की है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, ये सब हम ला रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे हमारे देश में आने वाले 5 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लेकर हमारा ऑटोमोबाइल के सब वर्ल्ड के ब्रांड हमारे देश में है। हम स्क्रैपिंग पॉलिसी भी तैयार कर चुके हैं, और इसके बाद मेरा विश्वास है कि 5 साल के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बनेगा। अब 4.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, आगे और बढ़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाले हैं, उनको हम मदद कर रहे हैं, अब उनका दुगना लगभग टर्नओवर हुआ है, और कल मेरी उनके साथ कॉन्फ्रेंस है, और मैं कह रहा हूं कि एक्सपोर्ट करो, कि आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एलएनजी पे बनाओ, सीएनजी पे बनाओ, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। तो अब इतना रिसर्च टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं हमारे आईआईटी, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, रिसर्च सेंटर, स्टार्टअप, और हम लोग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, यही हमारा सूत्र है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एमएसएमई का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, विलेज इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ेगा, और आत्मनिर्भर भारत की ओर हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो हमारा सपना है वो पूरा कर सकेंगे।
बिल्कुल सर, एक इसी से जुड़ा मुद्दा है। ऑटो इंडस्ट्री से जब हमारी बात होती है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से, उनकी एक कॉमन कंसर्न है। एक तो जो इनपुट कॉस्ट है, खासकर स्टील जैसे जो इनपुट मटेरियल है, उनकी कॉस्ट जो है वो काफी बढ़ गई है। और दूसरा, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन अभी भी पूरी तरह से पुनः प्रस्तापित नहीं हो पाया है, तो खासकर जो सेमीकंडक्टर्स और इस तरह के पार्ट्स हैं, उसकी शॉर्टेज की वजह से कहीं न कहीं जो ऑटो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन है, उसकी रफ्तार थोड़ी-थोड़ी कम हो रही है। इस पर आपका व्यू क्या है और इसे कैसे एड्रेस किया जा सकता देखो, पहली बात तो मैं आपको कहूंगा, आज ही मैंने कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वालों को कहा, है? क्या आप आपके वेंडर्स को ताकतवर बना सकते क्या? उसके पास वर्किंग कैपिटल नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं है, और आपके पास रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तो आप एक आधी मशीन जो है स्पेसिफिक क्रूशल, आप उसको दीजिए, वो आप मॉर्गेज कर लीजिए आपके पास, और उसका मटेरियल खरीदी करके धीरे धीरे उससे पैसे काट लीजिए, आपको कॉस्ट भी सस्ती मिलेगी, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो वेंडर को डेवलप करना हमारे बड़े इंडस्ट्री का काम है। दूसरे, और बड़े इंडस्ट्री इस मोह को छोड़ दें कि दूसरे देशों से माल लाकर सस्ते में यहाँ जोड़ने का वो चला गया है। हमारे देश में ही रोजगार निर्माण होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इसमें काफी कोशिश की जा रही है, और हमारे एमएसएमई के वेंडर्स भी काफी कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेडेशन करके नई मशीनरी लेकर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट चीजें बना रहे हैं। एक 2-3 साल के स्पैन में एकदम बड़े प्रमाण पर इसमें ग्रोथ होगी और हमारा इंपोर्ट इससे कम होगा। रही बात स्टील की, स्टील और सीमेंट की, आपका कहना बहुत सही है, और मैं बहुत दुखी हूं और नाराजी भी जताता हूं कि पिछले 6 महीने में स्टील वालों ने 55% उन्होंने प्राइस बढ़ाई है। ना मैं पावर में बढ़ी है, ना रॉयल्टी आयरन ओर की कोई बढ़ी है, ना कोई उसके साथ कोई ऐसा तो कोई दिखता नहीं। ये समय के साथ इंडस्ट्री को सरकार ने बार बार सपोर्ट किया है, और ये 55% राइज करके जो काम कर रही है इंडस्ट्री, ये निश्चित रूप से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हो पाएगा। स्टील इज ए बेसिक कोर इंडस्ट्री है, सीमेंट वाले भी ऐसे ही करते हैं। मैंने उनको बार बार कहा कि अगर पावर के रेट बढ़ते हैं, रॉयल्टी के रेट बढ़ते हैं, लेबर के रेट बढ़ते हैं, बैंक के इंटरेस्ट बढ़ते हैं, तो आप आपके रेट भी उस प्रोपोर्शन में बढ़ाओ। बैंक के रेट कम हो रहे हैं, पावर के रेट में भी कुछ राज्यों में धीरे धीरे कम हो रहा है, और रॉयल्टी वही है, और लेबर कॉस्ट में थोड़ा बहुत राइज कब ज्यादा हो सकता है। और मैं समझ सकता हूं कि थोड़ा कोविड के कारण थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ होगा, पर आप अगर इस प्रकार से कोई करेगा तो एक प्रकार से ये तो काला बाजार कहा जाएगा, और ये ठीक नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी के ध्यान में भी आने के लिए उनको पत्र भी लिखा है कि स्टील और सीमेंट कोर इंडस्ट्री है, और ये ऐसे ही भाव बढ़ाते रहेंगे तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिकली नॉन वायबल हो जाएगा। रेलवे है, शिपिंग है, पोर्ट्स है, हमारे इनलैंड वाटरवेज है, रोड सेक्टर है, और 111 लाख करोड़ रुपए का 5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना आत्मनिर्भर भारत के लिए टारगेट दिया गया है, और 111 लाख करोड़ में 40% कॉस्ट स्टील और सीमेंट की है। यानी कम से कम वो आ गई 45 से 50 लाख करोड़, और इन्होंने अपनी कीमत अगर 55% और 40% बढ़ा दी तो आप समझ लो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर, इकोनॉमिक वायबिलिटी पर। और ये कोई जस्टिफाइड नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आपको लगने वाली चीजों के भाव बढ़े तो ये ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसमें दुखी भी हूं, और मैंने प्रधानमंत्री जी के कान पर भी ये बात लिखी है। निश्चित रूप से स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री को मेरा आह्वान है कि वो ऐसा कोई प्राइस मैकेनिज्म तैयार करे कि जिसके कारण ये इस प्रकार का फ्लक्चुएशन ठीक नहीं होगा। फिर हम भी ऐसा कहे कि भाई चलो भाई इंपोर्ट खुला कर दो, ड्यूटी माफ कर दो, लाओ लोहा बाहर से, और फिर ये शुरू होगा, ये अड़चन में आएगी तो हम लोग, इनकी इंडस्ट्री तकलीफ में आएगी। हमने ये नहीं किया, हमने उल्टा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई इंपोर्ट पर, ताकि हमारे देश की स्टील इंडस्ट्री चले। कल अगर हम सीमेंट को बोल देंगे कि मैं बाहर से लाओ, हम कर लाओ, कोई फर्क नहीं, हम अलाउ कर देंगे, तो यहाँ की इंडस्ट्री की क्या हालत होगी। अब मैं सीमेंट के पूरे रोड बनाता था, मैं फर्म था कि सीमेंट के रोड बनेंगे, पर ये सीमेंट इंडस्ट्री का देखते हुए मैंने कहा चलो भाई बिटुमेन के भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उनका नुकसान हुआ। मैं 40% सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हमारी मिनिस्ट्री खरीदती है, एनएचए और हम खरीदते हैं। तो इंडस्ट्री के लोगों से मेरा नम्रता पूर्वक अनुरोध है कि इस प्रकार की टैक्टिस से स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री जाएगी तो लॉन्ग टर्म पर ना उनका भला है ना देश का भला है। वो थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से सोचे। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा राजनीति पर। आपको मैं इसके बगैर जाने नहीं दे सकता।
बंगाल के चुनाव को लेकर काफी बातचीत हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और एक चुनौती भी बीजेपी को दी गई है कि अगर बीजेपी डबल डिजिट से आगे बढ़ पाई, तो कई लोग हैं जिन्होंने दावा किया है कि वो सोशल मीडिया छोड़ देंगे वगैरह-वगैरह। हमने ये भी देखा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किस तरह से हमले हो रहे हैं पश्चिम बंगाल में। देखिए, आप राजनीति आपका क्या में कहना है? नहीं, देखो, राजनीति में मतभिन्नता हो सकती है, मनभेद नहीं होने चाहिए। और लोकतंत्र में हमारे विरोधकों को मारना, उनके ऊपर अटैक करना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तृणमूल कांग्रेस हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो, सबका अधिकार है अपना अपना काम करें और जनता की अदालत में जनता जिसको चाहे उसको चुने। मैं तो यही मानता हूं कि निश्चित रूप से बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और इस समय भारतीय जनता पार्टी को बहुत अनुकूल समय है और निश्चित रूप से इस चुनाव में हमें काफी अच्छा जनसमर्थन मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पर मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को अपील करूंगा कि हम शांति सद्भाव मेंटेन करें। गुंडागर्दी, मारपीट, एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकना, गोलियां चलाना, इससे लोकतंत्र की हार होगी। हम लोग विचारों की लड़ाई विचारों से करें और निश्चित रूप से अच्छा वातावरण रखने में सभी राजनीतिक पार्टियां इनिशिएटिव ले। जो लोकतंत्र की लड़ाई में जो निर्णय जनता की अदालत में होना है वो होगा। फिर हम लोग उस लोकतंत्र के मूल्यों को और निश्चित रूप से उसका पालन करें, यही मेरा सबसे अनुरोध है। बिल्कुल सर, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज इस बातचीत में शामिल होने के लिए और फिर से भी आपसे मुलाकात होगी जल्द, फिर वन टू वन, फेस टू फेस मुलाकात होगी, यही उम्मीद करते हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू।